हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द फार्मा एस्पायरेंट्स। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने ये आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये सब पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू में अपन ने एक बात बताना भूल गए कि अपन ने KOH की बात करी थी, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करी थी कि मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोप वगैरह, इस तरह से कुछ पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अब ये याद रखना है कि अगर सैपोनिफिकेशन हो रहा मतलब सोप फॉर्मेशन हो रही होगी, है ना, साबुन बन रही होगी। ठीक है, तो ये KOH यूज किया है तो वह सॉफ्ट सोप बनेगा। KOH यूज किया है तो सॉफ्ट सोप बनेगा, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो हार्ड सोप बनेगा, कठोर सोप, है ना, और सॉफ्ट सोप। ये KOH से ऐसे याद रखना कि भाई हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए या वाइवा में कोई पूछ ले, है ना, कि सॉफ्ट सोप के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं अपन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कोमल। ठीक है, कोई KOH से यह याद रह जाएगा, KOH कोमल सॉफ्ट सोप, ऐसा अपने को याद रखना है। तो हार्ड सोप अपने आप याद हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज करते हैं, हार्ड सोप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आयोडीन नंबर तो हो गया था, अपन किस पे थे, एसिड वैल्यू पे या एसिड नंबर पे। एसिड वैल्यू या एसिड नंबर। ठीक है, अब ये एसिड वैल्यू और एसिड नंबर होता क्या है। ठीक है, यहां लिखना ग्राम ऑफ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। मतलब कितने ग्राम KOH हम यूज करें कि 1 ग्राम फैट्स और ऑयल न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, सिंपल है, इसी को बोलते हैं एसिड वैल्यू या एसिड नंबर। ठीक है, एसिड वैल्यू या एसिड नंबर का फार्मूला क्या होता है बेटा, एसिड नंबर का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ A, अभी ये वॉल्यूम ऑफ A क्या है, वॉल्यूम ऑफ B क्या है वो बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ A माइनस वॉल्यूम ऑफ B। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा है V इक्विवेलेंट माइनस B इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की तरफ नहीं जाना है, वॉल्यूम ऑफ A माइनस वॉल्यूम ऑफ B, क्योंकि प्रैक्टिकल जब अपन करते हैं ना तो सीधी सी बात करते हैं, ब्यूरेट वाला वॉल्यूम काउंट करते हैं और कोनिकल फ्लास्क वाला वॉल्यूम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम A क्या है, वो ब्यूरेट वाला वॉल्यूम है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, N क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ KOH। ठीक, इनटू 56.1, ये 56.1 है क्या, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑयल, वेट ऑफ फैट्स या ऑयल, जो भी अपन ऑयल यूज करते हैं जिसकी हमें एसिड वैल्यू निकालनी है, वो वेट ऑफ ऑयल। ठीक है, तो हो सकता है अपन ने 100 ग्राम लिया, ठीक है, 100 ml लिया, 50 ग्राम लिया। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यह वॉल्यूम ऑफ A क्या है, जो ब्यूरेट में हम यूज करते हैं, और जो नीचे अपन कोनिकल फ्लास्क रखते हैं वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ B। तो क्या होगा, वॉल्यूम कंजप्शन ऑफ KOH। भाई ब्यूरेट में अपन क्या भरेंगे, KOH भरते हैं, KOH फ्रॉम द ब्यूरेट। ये बेटा ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये समझ के जब प्रैक्टिकल करता है ना एक स्टूडेंट, तब उसको समझ में आती है कि यार ये एक्चुअली ये चीज है। ठीक है, अदरवाइज बुक में लिखा है वॉल्यूम ऑफ A क्या है, A इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम कंजप्शन। अब वो वॉल्यूम कंजप्शन किसका है, KOH का कोई नहीं बताता, ये वॉल्यूम कंजप्शन किसका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, फ्रॉम ब्यूरेट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ B क्या है, वॉल्यूम ऑफ B क्या है, ये जो अपन ने कोनिकल फ्लास्क में रखा है, वॉल्यूम ऑफ
ऑयल है या फैट्स हैं जो अपन ने कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ है, ठीक है। वो शायद आप 10 ml ले लो, 20 ml ले लो, 25 ml ले लो, जितने ml लोगे उतनी ही आप रिएक्शन होगी, उतनी देर में रिएक्शन होगी, उतना ही वॉल्यूम कंजप्शन होगा न्यूट्रलाइज होने में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल ले लो, ठीक है, फैट्स ऑन या ऑयल, ठीक। और ये एन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ KOH, नॉर्मलिटी ऑफ KOH। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड। इस वाले वॉल्यूम रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर आपको 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है तो आप यहाँ पर 100 ml पुट कर दो, अगर आपको 50 ml का बनाना है तो यहाँ 50 ही पुट करो, अगर आपको 1000 ml का बनाना है तो यहाँ 1000 ml लिख दो, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो ये सिंपल फॉर्मूला है नॉर्मलिटी निकालने का। तो ये KOH की नॉर्मलिटी यहाँ पर किसमें लगेगी, एसिड वैल्यू निकालने के लिए लगती है, ठीक है। और एसिड वैल्यू जो होती है किसी भी ऑयल एंड फैट्स की होना चाहिए हमेशा कम, इट शुड बी लेस, ठीक है, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक। तो यह है एसिड वैल्यू का फॉर्मूला, क्या है, सिंपल है, ग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, मतलब कितने ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग रहे हैं 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में। और यह न्यूट्रलाइजेशन कैसे देखते हैं, जब आपकी ये ब्यूरेट एंड पिपेट वाली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करते हो, वो जो pH स्ट्रिप आती है ना उसके द्वारा आप चेक कर लो कि भाई pH स्ट्रिप में तो पूरा कलर दे रखे हैं ना, कि आपने एक pH स्ट्रिप को डिप करा, सपोज उन्हें कुछ ग्रीन कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, तो आप वो pH स्ट्रिप और pH रेंज पे आप चेक कर सकते हो कि यार ये तो अभी 7.8 ही है, तो आप फिर से उसमें एसिड डालोगे या बेस डालोगे, ठीक है, तो फिर से न्यूट्रलाइज होने की कगार पर जाएगा। तो जब तक वो 7 ना हो जाए तब तक वॉल्यूम कंजप्शन होते रहेगा, ठीक है। और जैसे उसकी वैल्यू 7 हो गई तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो गया, और न्यूट्रलाइज हो गया तो वो जो ब्यूरेट से वॉल्यूम आया है वो आप रीडिंग नोट कर लो, ठीक है। जैसे ब्यूरेट से यहाँ रीडिंग ये है, ये ब्यूरेट है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक। यहाँ आपने ऑयल वगैरह फैट्स वगैरह ले लिया जो लेना है, यहाँ आपने KOH भर लिया, ठीक है। आपने सपोज 1 ml 2 ml ड्रॉप किया, ठीक है, या 10 ml तक रिलीज कर दिए, कहाँ पे, ये ब्यूरेट से, इसमें 10 ml तक रिलीज किया, और फिर इसका pH काउंट करा, इस वाले सॉल्यूशन का जो कोनिकल फ्लास्क है इसका pH काउंट करा, देखा pH स्ट्रिप के द्वारा, दिखा यार ये तो न्यूट्रलाइज अभी नहीं हुआ, अभी तो इसका 7.8 है या 9 है या 10 है, ठीक। फिर इसमें फिर डाला इसमें, तो अपन जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन, इसका pH रिड्यूस हो जाएगा या 7 तक हो जाएगा। जैसे 7 हुआ तो अपन इसको न्यूट्रलाइज मान लेंगे क्या, न्यूट्रलाइज होता ही है 7 pH तो, ठीक है। तो यह इसका तरीका है कैसे आप एसिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, रिचर्ड मिशेल वैल्यू। अगला पॉइंट क्या है आपका, रिचर्ड मिशेल वैल्यू, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं RM वैल्यू भी कहते हैं, RM वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। RM वैल्यू क्या है, सिंपल है। अब इसमें एक ही चीज, जैसे सेपनिफिकेशन है उसमें भी ग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ वो आया था, फैट्स एंड ऑयल आया था, ठीक है। आयोडीन नंबर है उसमें डबल बॉन्ड वाला फंडा आया था कि यार कितने डबल बॉन्ड रिड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन का 1 मोल 1 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो वहां पे वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। इसमें एसिड वैल्यू में क्या आया कि KOH कितने ग्राम ऑफ KOH फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में लगता है वह। अब ये क्या है कि वोलेटाइल ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में ml ऑफ मिलीलीटर है ना, ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, सुनना अच्छे से, ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। और वह वोलेटाइल ऑयल कहां से प्राप्त होना चाहिए, 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल से प्राप्त हुआ वाला। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुनो, ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड required for neutralization of
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, एक मिनट, वोलेटाइल ऑयल obtained from 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। आई बात समझ में कि हमने 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल लिया, ठीक है, मान के चलो 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल हमने एक पेट डिश में ले लिया, उससे सपोज 1 ml उससे सपोज 1 ml अपना वोलेटाइल ऑयल मिला होगा अपने को, वोलेटाइल ऑयल मिला अपने को। उस 1 ml वोलेटाइल ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH लग रहा है। आई बात समझ में, यही है RM वैल्यू, यही है रिचर्ड मिशेल वैल्यू, है ना। इसको कंफ्यूजन इतना करना ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। क्या है, 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल से 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल से पहले तो कितना वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल ऑयल मिला अपने को, वह वोलेटाइल सपोज 2 ml मिला या 1 ml प्राप्त हुआ। उस वोलेटाइल ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH लग रहा है, उसको बोलते हैं रिचर्ड मिशेल वैल्यू, ठीक है। तो यह बेटा आपको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जो ऐसा लिखा है एज इट इज आपकी एग्जाम कॉपी में लिख लेना, ठीक। अब क्या है, कंफ्यूजन कहां होता है, जैसे जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ ये डेफिनेशन आती है बेटा, सिर्फ डेफिनेशन आती है, और पहचानना होता है कि यह किसकी डेफिनेशन है, आयोडीन नंबर की है, सैपुनिफिकेशन वैल्यू की है, RM वैल्यू की है, एसिड वैल्यू की है। तो आपको डेफिनेशन चारों की चारों डिफरेंट है, ठीक है। सैपुनेशन के लिए अलग है कि मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर सैपुनिफिकेशन, ठीक है। आपका एसिड वैल्यू की डेफिनेशन अलग है कि एसिड फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वो लगेगा आपको, ठीक है। और आयोडीन नंबर अलग ही है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ आयोडीन लग रहे हैं वो भी अलग है। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन आएगी, आपको टिक करना है अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो ये वोलेटाइल ऑयल सिर्फ एक ही में है, RM वैल्यू में, रिचर्ड मिशेल वैल्यू में है वोलेटाइल ऑयल। तो इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यह एग्जाम में तो आता ही है, 3rd सेम के एग्जाम में आएगा ही आएगा। RGP पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी यह आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब जैसे बटर है, ये किसमें किया जाता है बेटा, ये फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में ये ज़्यादा चेक करते हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग होते हैं इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। RM वैल्यू क्या है, अगर ज़्यादा आई, अगर RM वैल्यू ज़्यादा आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है। सपोज घी है ना, या बटर है, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन डालडे का डाल दिया होगा, ठीक है। ऑयल है, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन डालडे का ऐड कर दिया होगा या कोई दूसरा ऑयल ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो यह उसका एडल्ट्रेशन के लिए को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, RM वैल्यू लगाते हैं, ठीक। इसका भी RM वैल्यू का भी सिंपल फॉर्मूला है, RM वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ A माइनस वॉल्यूम ऑफ B, ठीक है, इनटू N क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ KOH है या नॉर्मलिटी ऑफ NOH है, ठीक है, इनटू 11, ठीक है। तो यह RM वैल्यू का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ A माइनस वॉल्यूम ऑफ B इनटू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी किसकी है, KOH की नॉर्मलिटी या NOH की, जो आप यूज कर करोगे उसकी नॉर्मलिटी, और 11, ठीक है। तो यह नॉर्मल रिचर्ड मिशेल वैल्यू की वो है, ठीक है। अब जैसे बटर है, बटर की जो RM वैल्यू है हमेशा 25 से 30 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। जो बटर होता है उसकी RM वैल्यू हमेशा 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, जो भी, चाहे सांची का बटर है, चाहे आपका सौरभ का है, चाहे आपके अमूल का बटर है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होना है, 25 से 30। अब इसको अपन टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे कि ये सही में 25 से 30 की RM वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो अगर जरा सा भी इसमें ऊपर नीचे हुआ, चाहे 30 से ऊपर गया, ठीक है,
30 से 32 अगर हो गया या 35 अगर हो गया RM वैल्यू, तो इसका मतलब कहीं ना कोई एडल्ट्रेशन इसमें यूज किया है इस बटर में। ठीक है, तो ये जो FSSAI वाले होते हैं, ठीक है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है वो यही चीज फॉलो करती है। RM वैल्यू निकालते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालते हैं, एसिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसी से ये प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं कि यह प्रोडक्ट 100% प्योर है। ठीक है, तो ये रिचर्ड मिशेल वैल्यू है बेटा, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं बेटा, ये तीसरी यूनिट आपकी हो गई खत्म। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, यह यूनिट फोर्थ है आपके थर्ड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियर मतलब देखो बेंजीन है मान लो, उसको ये तो एक ही न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, इसमें अगर अपन ने और एक बेंजीन जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, इथेन नेप्थेन हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, मतलब एक से दो हो गए ना, ज्यादा हो गए, मोर देन वन मतलब पॉली। ठीक है, इसके बाद में अगर इस नेप्थेन में, इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेप्थेन। ठीक है, इसको बोलते हैं नेप्थेन या नेप्थालीन, एक ही बात है बेटा, या नेप्थालीन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नेप्थालीन। अगर यह और एक बेंजीन रिंग लगा दे इसमें तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, और अगर इसको, इस बेंजीन रिंग को दूसरी बेंजीन रिंग के ऊपर रख दें, जैसे यह, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। और अगर ये 4 कंटिन्यू रिंग लगा दे अपन, ये आपको 6 सेम वगैरह में काम आएगा, ये 4 कंटिन्यू रिंग लगा दे, इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये ड्रग है, ये पूरी कैटेगरी है बेटा, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग में पूरी कैटेगरी है। ठीक है, एंटीबायोटिक में पूरी कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन की। ठीक है, और या इसको बोलते हैं नेप्थासीन भी कहते हैं। नेप्थालीन अलग है, नेप्थासीन अलग है। नेप्थालीन मतलब सिर्फ 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है। ठीक है, नेप्थासीन मतलब 4 बेंजीन रिंग फ्यूज है, नेप्थासीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेप्थालीन और नेप्थासीन में। ठीक है, तो यह है बेटा अपने पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। सबसे पहले अपन देखते हैं नेप्थेन को। ठीक है, नेप्थेन। ठीक है, अब नेप्थेन का स्ट्रक्चर अगर वैसे देखा जाए तो नेप्थेन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं नेप्थेन या नेप्थालीन, एक ही बात है। ठीक, अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वह 3 तरीके से होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थेन देखते हैं। देखिए, एक तो यही हो गया बेटा, एक स्ट्रक्चर तो यही है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो ये नेप्थालीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्वेश्चन तो हो सकता है यहीं से आ जाए कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं नेप्थालीन के या नेप्थेन के। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए किसके, नेप्थेन के। अब बेटा इससे एक क्वेश्चन यह आता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में क्या है, जितने भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, इनकी सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, लेकिन नेप्थालीन में नहीं होता है। नेप्थालीन में क्या है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। यह किससे पता किया गया, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से पता किया जाता है। किससे पता किया जाता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से यह पता लगाया कि जो ये कार्बन नंबर 1, इसको अपन C1 बोल दें,
कार्बन नंबर 2 है इसको अपन C2 बोल देते हैं, कार्बन नंबर 3 इसको C3 बोल देते हैं। ठीक है, तो जो C1 और C2 की जो वो है बॉन्ड लेंथ है वह कितनी है 1.36 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और C2 और C3 है वह है 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आता है किसमें, बेंजीन और नेप्थलीन में, दोनों में अलग अलग बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। ठीक है, तो यह ध्यान रख, देखो दिखता वही है, होते वैसे ही ये स्ट्रक्चर है, दो बेंजीन रिंग जोड़ गए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो यह किससे पता लगाते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी से पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। सिंपल है, इतना टफ नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके इसमें है सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, तो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में अपन एक की सिंथेसिस देख लेते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज देख लेंगे। ठीक है, यहां देखना सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। इजी है, बहुत इजी है, आप बस बने रहो, सब सीख जाऊंगा धीरे धीरे। देखो बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी किससे, बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी किससे, सक्सिनिक एनहाइड्राइड से, सक्सिनिक एनहाइड्राइड से। तो पहले तो यह जान लो कि सक्सिनिक क्या है, सक्सिनिक एसिड क्या है। ठीक, यहां देखना, पहले ये देख लो फिर हम मिटा देंगे, पहले सक्सिनिक ही समझ लो। देखो ये होता है बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सभी को पता है। ये होता है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर फ्यूज हो गए तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसमें हम दो कार्बन और ऐड कर दें, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन लगा देते हैं, तो कार्बन अकेला तो लगेगा नहीं, कैसे लगेगा, CH2 और COOH और यह COOH। इसका जो ट्रांस आइसोमर होगा वह फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें एक OH और जोड़ दो तो मैलिक एसिड, वो बाद में बता देंगे हम कभी। ठीक है, फिर उसमें और एक OH जोड़ दो तो टार्टेरिक एसिड हो जाता है। ठीक, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप बस समझना यहाँ से। देखो सक्सिनिक एसिड है यहाँ से अगर एक H2O बाहर चला गया, एक OH बाहर चला गया और यहाँ से एक H बाहर चला गया। ठीक है, OH और H बाहर चला गया तो क्या बन जाएगा, H2O निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या हुआ, H2O मतलब हाइड्रेट मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रेट। तो देखो बॉन्ड कैसे बनेंगे, एक तो CH2 हो गया, एक तो CH2, ये CH2 हो गया, फिर यह CH2 हो गया। ठीक, फिर ये वाला CO आ गया, ये CO आ गया, फिर ये CO आ गया, ये CO आ गया। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा ना, ये OH और ये H, ये तो बाहर चले गए, ये क्या हो जाएगा, ये सक्सिनिक एसिड से ही बना ना ये तो इसको बोलेंगे सक्सिनिक एनहाइड्रेट। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया है, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल की कमी आ गई, इसलिए बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, बेंजीन से, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्रेट। तो क्या है, सिंथेसिस में हमने क्या किया था कि बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई, सिंपल बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी किससे, सक्सिनिक एनहाइड्रेट से। ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करवा दी तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आके किससे जुड़ जाएगा, इस यहां से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो पूरा ग्रुप आके 4 है ना, ये 1 2 3 4 कार्बन है, पूरा ग्रुप आके कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा। तो यह बेंजीन पे आके कैसे जुड़ेगा, CO जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है ना वैसे ही बना देते हैं हम। ठीक है, CO ठीक है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर माइंड में रखना बेटा ना, CO एक ये आ गया, CH2 CH3। ठीक है, अब अगर इसको देखे तो यहाँ नंबरिंग पर ऐसा करे 1 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, 3 बेंजोइल प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, 3। ये बेंजीन है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, 3 बेंजोइल प्रोपेन। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, जोड़ना ही तो है यहाँ से H, ये बेंजीन का H वैसे भी एक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है, यहाँ पे अपने को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन पहले क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड को अपने को हटाना है पहले तो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपन, जिंक और जिंक अमलगम से इसकी रिएक्शन करवा दें, जिंक Hg से अपन इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो जिंक Hg से जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह ग्रुप इस तरह से जुड़ जाएगा, ये CO हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। ये O है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से लिख लेगा, H2 यहाँ से लिख लेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यह, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ के, डबल बॉन्ड यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रालोन बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, टेट्रालोन। क्यों, क्योंकि यहाँ टेट्राहाइड्रो जैसा स्ट्रक्चर है, मिट गया हो गलती से, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन है, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रालोन, ठीक है। अब टेट्रालोन तो बन गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक, डबल बॉन्ड O है, तो इसको कीटोन ग्रुप को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओन से। टेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पे देखना 1 2 3 4 चारों जगह डबल वो नहीं है, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, इसको बोलते हैं टेट्रालोन, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड से भी, O से भी, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, क्लेमेंसन रिडक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया अपन ने, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन फिर से कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा बेंजीन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आके जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं टेट्रालिन। अब टेट्रालिन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन से, यहाँ लिखेंगे टेट्रालीन, ठीक है। अब टेट्रालीन है, तो अब हमें क्या करना है, बेंजीन में जब डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, पैलेडियम से रिएक्शन करवाते हैं, पैलेडियम से, ठीक है। पैलेडियम बेरियम सल्फेट का भी यूज करते हैं, अपन ने उसमें कभी रोज एंड मून रिएक्शन पढ़ी होगी, या तो उसमें लिखा है जब पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट से रिएक्शन की जाती है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड आपको बेंजीन में ऐड करना होता है तो अपन पैलेडियम से रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटी नहीं बेटा, पीटी क्या होता है, PTH2 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का काम आता है पैलेडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बन गया क्या आपका नेप्थलीन, ठीक है। सिंपल है, किससे रिएक्शन करवाई हमने, बेंजीन की रिएक्शन करवाई किससे, सक्सिनिक एनहाइड्रेट से। आपके बेंजीन को भी बेंजीन लिखे बेटा, वो तो आप समझदार हो, बेंजीन लिख लो ना यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई, सक्सिनिक एनहाइड्रेट से, तो 3 बेंजोइल प्रोपेन बना, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाई हमने किससे, जिंक एमलगम से या जिंक Hg से, तो क्या बनेगा, टेट्रालोन बन जाएगा। टेट्रालोन की रिएक्शन करवाई, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया, तो क्या बन जाएगा आपका टेट्रालीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, उसकी रिएक्शन करवाई पैलेडियम से, तो क्या बनेगा, नेप्थलीन बन जाएगा, ठीक है। तो नेप्थलीन इस तरह से प्रिपेयर होता है बेटा, ये आएगा ही आएगा क्योंकि ये यूनिट छोटी सी है, 4th यूनिट, इसमें यही क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द नेप्थलीन इन सिंथेसिस एंड डिस्कस द रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। यह हो सकता है एंथ्रासिन किया जाए, यह हो सकता है नेप्थासीन किया जाए, ठीक है। बाकी तो डाइफिनाइल मीथेन है, इन सब के तो सिर्फ नाम और यूज पर पूछे जाएंगे, इसका किस किस मेडिसिनल कंपाउंड में इसका यूज करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और स्ट्रक्चर आएंगे। तो मेन क्या है आपका, नेप्थेन और उसके रिएक्शन और उसकी सिंथेसिस, ये क्वेश्चन सीधे सीधे 14 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पे देखना ESR रिएक्शन, ESR मैकेनिज्म इन नेप्थलीन, ठीक है। अब ESR में क्या होता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पता ही है आपको, ठीक है। कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो जब भी एरो बनाओ तो ऐसा ही बनाना, ये डबल बॉन्ड से ऐसा बनाना, क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफाइल है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यह एरो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये अटैक करता है अलग बात है, लेकिन ये खींचते हुए करता है,
ठीक है, यहाँ पे देखना इलेक्ट्रो, ये ऐसे ही बनाना जब भी बनाओ। तो ये जो है ये दो प्रकार से अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, दो प्रकार से अटैक करेगा। एक तो कहां पे, पहली पोजीशन पे, और एक दूसरी पोजीशन पे। एक यहां पे अटैक करता है और एक यहां पर अटैक करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अटैक करता है, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन कहीं पे भी ये अटैक कर सकता है, यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, अभी अपन जब नाइट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार से अटैक करेगा, या तो पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे। ये तो इसको ध्यान देना बेटा, यही क्या है आपकी ये सार की मैकेनिज्म होगी। अब इसमें पहली और दूसरी इसीलिए बोल रहे क्योंकि आप कहीं पे भी अटैक करवा लो, कहीं पे भी अटैक करवा लो, वो पहली दूसरी ही कहलाएगी। सपोज मैं इसको अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक करवा दूं, यहाँ पे अटैक करवा दूं, तो वह भी पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अगर यहाँ अटैक करवा दूं ये पहली पोजीशन का, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो पहली पोजीशन पर अटैक करेगा या दूसरी पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबरिंग का खेल जब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे आके जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इन नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन बना लो सिंपल। उसकी रिएक्शन करवा दो किससे, HNO3 से। किसकी प्रेजेंस में बताया था, H2SO4 की प्रेजेंस में। ये तो पहली या दूसरी लेक्चर में हमने समझा दिया था कि नाइट्रेशन इस तरह से किया जाता है। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया तो क्या बन जाएगा आपका 1 नाइट्रो नेप्थलीन, या इसको बोलते हैं नाइट्रो नेप्थलीन। ठीक है, अब जब भी आप थ्योरी एग्जाम में लिखोगे क्वेश्चन आंसर, तो उसको ऐसे लिखना कि नेप्थलीन रिएक्ट विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर मेंटेन करा है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका नाइट्रो नेप्थलीन, या इसको 1 नाइट्रो नेप्थलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन में क्या है, सिंपल है कि सल्फोनेशन में भी क्या करेंगे अपन, नेप्थलीन की रिएक्शन किससे करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन यहां पे दो प्रकार से बनता है सल्फो कंपाउंड। ठीक, कैसे बनेगा, अगर आपने 60 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया है, 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो आपका बनेगा 1 नेप्थेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और अगर आपने 165 डिग्री का सेंटीग्रेड वो करा है तो आपका बनेगा 2 नेप्थेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनेशन में दो चीजें हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के आधार पर। अगर आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया है तो आपका यह बनेगा 1 वाला कंपाउंड। ठीक है, और आपका अगर आपने 165 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज किया है तो आपका बनेगा सेकंड वाला। क्योंकि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, कॉर्नर से ही स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, कॉर्नर से। इसलिए हमने अभी बोला था कि ये जो है नेप्थलीन भी या तो पहली पोजीशन कहलाएगी या दूसरी पोजीशन कहलाएगी। कैसे ही बना के देख लो। ठीक है, किधर से भी नंबरिंग करो। देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर करने जाएंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के ये पहली और दूसरी पोजीशन यही तो पड़ रही है, ये और ये। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल पहली पोजीशन पे अटैक करेगा या दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, जो वो अटैक करने के आधार पे कहलाएगा, पहली और दूसरी पोजीशन डिसाइड होगी। ठीक है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब आते क्लोरीनेशन पे। क्लोरीनेशन, बेटा क्लोरीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेप्थलीन में
सिर्फ Cl2 से आप रिएक्शन करवा दो, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो तो वो नहीं बनता, उसके लिए कुछ कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कैटलिस्ट देखना कौन सा है, नेप्थलीन बना लो पहले, ये नेप्थलीन बना दिया, Cl2 इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई किससे, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। किससे करवाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। तब बनता है बेटा क्या, क्लोरोनेप्थेन। क्या बनता है, क्लोरोनेप्थेन बनेगा। ठीक है, सिंपल है, बेंजीन नेप्थलीन की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोनेप्थेन या 1 क्लोरोनेप्थेन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो जो नेप्थेन है बेटा, नेप्थेन है, सिंपल यह नेप्थेन है, उसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए दो केमिकल एजेंट का यूज करते हैं नेप्थेन के लिए। ठीक है, इसको अपन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, ये डबल बॉन्ड लगा के ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो अगर हम क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, CrO3 का यूज करते हैं, क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं, तो क्या बनता है, नेप्थाक्विनोन बनता है, नेप्थाक्विनोन बनता है। डबल बॉन्ड O इस साइड भी, डबल बॉन्ड O इस साइड भी, इसको बोलते हैं नेप्थाक्विनोन। ठीक है, और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एंटी कोगुलेंट पढ़ोगे, विटामिन के पढ़ोगे, ठीक है, मेनाडाइन मेनाडाइन पढ़ोगे, एसीटोनेप्थॉन पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, विटामिन के स्ट्रक्चर में मिलता है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नेप्था 1 और 4 पोजीशन पे है ना, 1 2 3 4, 1 4 नेप्थाक्विनोन बोलते हैं बेटा, नेप्थाक्विनोन। ठीक है, इसको याद रखना है, 1 4 नेप्थाक्विनोन। अब अगर इस यहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीडेटिव एजेंट यूज करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना कहीं ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। ठीक है, यहां पे क्या बनता है, यहां बनेगा बेटा थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इस थैलिक एनहाइड्राइड का जब ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस होगी इस थैलिक एनहाइड्राइड की, तो क्या बनता है, थैलिक एसिड बनता है, थैलिक एसिड। तो यह याद रखना जरूरी है क्या, कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो केमिकल यूज करते हैं, कौन सा, एक क्रोमिक एसिड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो जब हम क्रोमिक एसिड यूज करते हैं तो 1 4 नेप्थाक्विनोन बनता है, और जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं तब क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड, और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो थैलिक एसिड बनता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ठीक है ना, तो यह याद रखना बेटा अच्छे से, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब ये जो डाइफिनाइल मीथेन है और भी जो कंपाउंड है आपके एंथ्रासीन वगैरह, तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, that's all for today.